Hello, and welcome to PK Padu. My name is Pravesh, and I'm the curator of this series called NCRT Distilled. And we were talking about the ancient Indian history. इसके बारे में हम जो NCRT में जितना कुछ डेटा है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक उसका पूरा डेटा कलेक्ट करके आपको यहाँ प्रेजेंट करते हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक इन कंसर्न चल रहा है वो है गुप्ता पीरियड का जो पार्ट था वो हमने खत्म कर दिया। अब हम बात करेंगे द पोस्ट गुप्ता पीरियड की इस टॉपिक से, यानी ये वाले लेक्चर से। तो गुप्ता पीरियड में हमने बात करी थी वहाँ के रूलर्स कौन कौन थे। ठीक है, हमने देखा कि कहाँ से श्रीगुप्त से शुरू हुआ, फिर चंद्रगुप्त वन ने उसकी जो एक्चुअल फाउंडेशन है वो रखी, कहाँ से आते हुए स्कंदगुप्त ने कहाँ हुनों से लड़ाई करी, चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी की शादी वाकटका प्रिंस से करवाई, और उज्जैन में उनके नवरत्न थे। ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। उसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने फीचर्स की भी कुछ बात करी थी, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या थे, पॉलिटी कैसी थी, और आपका रिलीजन क्या था, और उस समय की आपकी सोसाइटी कैसी थी, और इकोनॉमी क्या थी। और जो नेक्स्ट लेक्चर था उसके बाद का, उसमें हमने आर्ट एंड कल्चर, लर्निंग, एजुकेशन, ये जो था गुप्ता पीरियड में, वो जो आपका 300 साल का जो एक बड़ा चंक है हिस्ट्री का, उसमें क्या क्या हुआ उस पर हमने बात की थी। हमने देखा था किस तरीके से जो वर्ण सिस्टम है वो और रिजिड हो गया इस समय पे। हमने ये देखा था कि किस तरीके से लर्निंग पे इम्पैक्ट आया, और संस्कृति कैसे वैल्यू बढ़ी उस समय पे। हमने ये सारी बातें डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हुनास का जो है आक्रमण बहुत बढ़ जाता है। डिक्लाइन इस कारण होता है कि हुनास का बहुत आक्रमण बढ़ जाता है, फ्यूडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है, लैंड ग्रांट्स बहुत बांटे जाते हैं, इस वजह से ट्रेजरी खाली हो जाती है। ट्रेजरी खाली हो जाने की वजह से जो पावर है वो कम पड़ने लगती है, यानी डिक्लाइन होने लगती है गुप्तास की। और क्या होता है, जो इनके फिडुशरीज रहते हैं, जो सामंत रहते हैं इनके, ये लोग पावर गेन करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, और छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स की तरह उभरने लगते हैं उस रीजन में। हम ये नोटिस करेंगे इस वाले लेक्चर में, जहाँ पे हम थोड़ा सा राइज पढ़ेंगे, और मोस्टली जो फीचर जो रहेगा ये हर्षवर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी का भी इंट्रो है इसमें, ये वाले टॉपिक में हम उसकी बात करेंगे मेजरली। क्योंकि जो शिफ्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज है, तो हम एक बड़ी डायनेस्टी की बात करेंगे जिसने अच्छे से रूल किया, तो हम इसलिए हर्षवर्धन की बात करते हैं। तो बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज आई, मोआखारीज आई, फिर आपकी पुष्यभूतिज आई, गौड़ाज आए, ठीक है, फिर बाद में पालाज आए आपके बंगाल वाले तरफ में, फिर आपके यहाँ पे चालुक्यास का डेवलपमेंट होता है। हमने ये देखा वाकाटकास का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ऑल्दो गुप्ता से रिलेशनशिप में थे वो लोग, तब भी एक तरीके से नया डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, फिर हुनास ये भी आके इंडियनाइज होने शुरू हो गए थे, इंडिया की तरफ आ गए थे। मिहिर कुल वगैरह जो है, इनने भी काफ़ी अच्छे काम, यानी अच्छे काम तो नहीं बोल सकते, पर इन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट में इसका पार्टिसिपेट किया। ऑलराइट गाइस, एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप देख ही रहे हैं कि हमारा रोज़ एक वीडियो आ रहा है, रोज़ सुबह 9:30 बजे के आसपास हमारा वीडियो आ जाता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बाद नोट्स भी आ जाएँ। अभी जो ये नीट का इशू हुआ इस वजह से थोड़े मेरे नोट्स पीछे रह गए हैं, मैं लेकिन नोट्स पूरे के पूरे जितने बचे हुए हैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ऑलराइट, ऑन माई टेलीग्राम। तो आप उसे भी उससे वहाँ पे भी जाके चैनल को ज्वाइन करिए, मेरे टेलीग्राम पेज को @PK पढ़ो, आप सर्च बार पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। प्लस जो भी आपको कोई डाउट है या कुछ भी आपको कंसर्न है कि एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, आप अगर कोई भी वीडियो देखते हो और आपको जहाँ डाउट आता है आप वहीं पे कमेंट डाल दीजिए ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, विदाउट टाइम स्टैम्प भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बस वहीं पे एक कमेंट डाल दीजिए कि हमें ये दिक्कत हो रही है या हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक अलग से एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी ले लूँ और आपको वो बात समझा दूँ। ठीक है, तो फिर बस मुझे यही कहना था, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, तो वी विल स्टार्ट, दिस इज द लेक्चर 29 ऑफ द सीरीज, और इसका है हमारा नाम द न्यू रेन ऑफ द नॉर्थ एंड द राइज ऑफ हर्षवर्धन। ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे नई नई डायनेस्टी, जब गुप्ता एम्पायर नॉर्थ में खत्म हो गया, वर्ड एक क्रिएट होने लगा वहाँ पे, डिक्लाइन शुरू हो गया गुप्ता एम्पायर का, तो बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज आने लगी। तो ये न्यू रेन है, एक नया समय है, एक नया शासन है उस रीजन का, इसलिए न्यू रेन ऑफ द नॉर्थ एंड द राइज ऑफ हर्षवर्धन, दैट इज द पुष्यभूति डायनेस्टी, उनका किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में हुआ क्या, डिक्लाइन हो गया गुप्ता एम्पायर का 6th century एडी में। ठीक है, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका था गुप्ता एम्पायर इस समय, और इंडिया जो था नॉर्दर्न इंडिया फ्रेगमेंट हो गया था छोटे छोटे किंगडम्स में, हमने ये भी देखा। और वॉरफेयर कंटिन्यू चल रहा था इनके बीच में, आपस में लड़ाई लड़ते ही रहते थे ये लोग, इस वजह से ट्रेड वगैरह करना ही मुश्किल हो गया था। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करता था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, वो भी अब बंद हो गया था।
मगध एंड इट्स एंशिएंट कैपिटल पाटलिपुत्र लॉस्ट देयर अर्लियर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो गई। अब नए पावर सेंटर्स इमर्ज हुए, जैसे उज्जैन, जैसे मथुरा, ठीक है, जैसे आपका पेशावर। ये नए पावर सेंटर्स इमर्ज होना शुरू हुए। पाटलिपुत्र की अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही थी। दिस पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल इंडिया एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। यहाँ से रीजनल पावर्स का जो है जो बढ़ना शुरू होती है रीजनल पावर्स। और रीजनल पावर्स भी ऐसी नहीं है 400 500 साल राज करने वाली रीजनल पावर्स है। जो पैन इंडिया एम्पायर ने 200 300 साल राज किया, ये इन रीजनल पावर्स ने 500 600 साल राज किया इस रीजन पर। मेजर पावर्स इन द नॉर्थ आफ्टर गुप्तास क्या क्या थी, ठीक है। तो पहले थे माओखारीज। ये कहाँ पड़ते हैं आपके माओखारीज? आपके वेस्टर्न यूपी विद कन्नौज एज देयर सेंटर। कन्नौज इनकी कैपिटल हुआ करती थी वेस्टर्न यूपी में। एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस ओवर पार्ट्स ऑफ मगध, बिहार तक इसका इन्फ्लुएंस था। इनके एक राजा थे ईशान वर्मा, ठीक है, ईशान वर्मन, पावरफुल रूलर, अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, ठीक है। फिर अगले राजा हुए श्रावा वर्मन, सन ऑफ ईशान वर्मन, ऑल्सो अडॉप्टेड टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। सिग्निफिकेंस क्या है? हमें बस ये नाम याद रखने की, जानने की जरूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि ये राजा है तो ये किस आपकी डायनेस्टी से ताल्लुक रखता है। ओके, इससे ज़्यादा है ना, हमें इन पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ही पुष्यभूतिस जो है वो कॉन्कर कर लेंगे मुआखारी का रीजन जो है पूरा, हाथ मिला के उनसे। और बाद में आके जो ट्राईपार्टाइट आपका जो वॉर चालू होता है, अ, ठीक है, उसमें कन्नौज ही मेन सेंटर ऑफ पावर का गेम है वहाँ पे, वो पूरा भी हम समझेंगे। तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा राजा, बड़े राजा आए भी नहीं जिनने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, ये बस आए और चले गए, रीजनल पावर्स थी। Significance is that emerged as one of the strongest powers in northern India, played an important role in the struggle for control of Kannauj। कन्नौज का आप देखेंगे, जैसे अभी तक हम मथुरा देख रहे थे, मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। उसके बाद हमने देखा कि उज्जैन जो है इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया, ठीक है, गुप्तास के टाइम पे। अब हम देखेंगे कन्नौज को। अगले हैं आपके मैत्रिकास, ठीक है। इन्होंने सौराष्ट्र में अपना किंगडम स्टैब्लिश किया, गुजरात में। कैपिटल इनकी थी वल्लभी। फाउंडर थे इनके भद्रक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है इनके ध्रुव सेना टू। तो वलाभी बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। वलाभी में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। मेजर सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, एंड अ सिग्निफिकेंट कल्चरल सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया। वलाभी बेसिकली फेमस है आपकी जैनिज्म के लिए, काफी फेमस थी जैनिज्म के लिए। जो आपकी सेकंड जैन काउंसिल हुई थी वो वलाभी में ही हुई थी, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगले आपके आते हैं जो डायनेस्टी है वो गए गौड़ास। तो गौड़ास का क्या है, ये बंगाल को रूल करते थे। उनमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो शशांक है। याद है आपको, मैंने बुद्धिज्म में एक बात बताई थी कि शशांक ने जो बोधि ट्री है उसको कटवा दिया था, ये वही शशांक है, गौड़ राजा, ठीक है। तो उन्होंने बोधि ट्री को कटवा दिया था, ये हिंदू शासक थे और इन्होंने बोधि ट्री को कटवा दिया था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या थी? दे अलाइड विद देवगुप्ता रूलर ऑफ मालवा, डिफीटेड द मोआखारीज, ओके, किल्ड ग्रहवर्मन, जो राजा हुआ करते ग्रहवर्मन इनके मोआखारीज के, उनको मार दिया गया। इम्प्रीजेंट राजश्री। राजश्री कौन थी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये है जो है आपके हर्षा है, हर्षवर्धन, उनकी बहन थी ये राजश्री। तो उन्हें अगवा कर लिया था। हर्षवर्धन के जो जीजा जी हैं, जो कि मोहखारी राजा हुआ करते थे ग्रहवर्मन, उनको उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद जब हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, वो जब उन्हें बचाने गए राजश्री को, तो उनकी भी हत्या कर दी। मर्डर्ड राज्यवर्धन रूलर ऑफ थानेश्वर। ये पुष्यभूति के राजा थे राज्यवर्धन, इन्हीं के बाद फिर हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली। सिग्निफिकेंस क्या है? बिकेम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बंगाल। हिज एक्शंस डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ हर्षवर्धन। फिर अगले आते हैं आपके हुनास या व्हाइट हुनास। व्हाइट हुनास बोला जाता है इनको, ओके। व्हाइट हुनास इसलिए क्योंकि ककेशियन फेशियल फीचर्स थे इनके, नॉट मंगोलाइड लाइक द मंगोलियंस। मंगोलिया में एक्चुअली हंस होते हैं, पर ये जो है ककेशियन कॉकस माउंटेन के रीजन के अराउंड भी जो हंस थे उनमें से आए थे, तो व्हाइट हुनास बोलते हैं इनको। सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब एंटर्ड इंडिया अराउंड द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड। हमने देखा था कि किसने लड़ा था इनसे, स्कंदगुप्त ने। तो इन्होंने भी आके एक एम्पायर स्टैब्लिश कर ही लिया था यहाँ पे। एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस क्या थे इनके? कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न इंडिया। हमने एक देखा था डायग्राम, ये रहा, ये देखिए।
ये हुनास का डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। ये इतना बड़ा रीजन ने कॉन्कर कर लिया था। यहाँ पे आखिरी में आते आते मिहिर कुल जो था उन्होंने यहाँ तक कॉन्कर कर लिया था पूरा रीजन। इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या कह रहे हैं हुनास के, तो तोरामन, ठीक है। सबसे कुछ जो अर्लीस्ट आपके रूलर्स हैं हुनास के इंपॉर्टेंट, उनमें से एक है। वैसे काफ़ी रूलर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तेगिन खिंगिला है, ये फिर लखन है, फिर मलका है, तोरामन है, मिहिरकुल है, ये काफ़ी राजा रहे हैं, लेकिन हम जो मेन फोकस करते हैं हम इन दोनों पे करते हैं। फिर मिहिरकुल आते हैं आपके सन ऑफ तोरामन, और ये सबसे खतरनाक हुन राजा थे, नटोरियस। ओके, सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है हमें इनका, कि देयर इन्वेजन वीकेंड द गुप्ता एम्पायर एंड एक्सेलरेटेड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। अगली जो हमारी आपकी डायनेस्टी आती है वो है पुष्यभूति, पुष्यभूति या वर्धन। तो रूल फ्रॉम थानेसर, थानेसर क्या है, मॉडर्न डे थानेसर है हरियाणा में, और अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज थानेश्वर और स्थानेश्वर एस से, ठीक है। स्थानेश्वर यानी ईश्वर का जगहों के इष्ट जहाँ रहते हैं वो स्थानेश्वर होता है, तो उस वहीं से थानेश्वर नाम आया, और थानेश्वर से ही आज के टाइम में थानेसर हो गया है इन द प्रेजेंट डे हरियाणा। लेट द फाउंडेशन ऑफ द राइज ऑफ हर्षवर्धन। ओके गाइस, यहाँ से हमारा हर्षवर्धन की जो कहानी है वो शुरू होगी पुष्यभूति से। अगर आप ये देखेंगे, मैंने ये जो है यहाँ पे अपना, ये मैंने 99notes.org इनसे लिया है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी शाउट आउट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके जो हम देखेंगे ये यहाँ पे, तो आप रीजन्स देखेंगे, जैसे पुष्यभूति यहाँ पे है, ठीक है। फिर आपके मैत्रका यहाँ पे है, चालुक्य डेवलप होना शुरू हो गए थे यहाँ पे, बट अजंता में काफ़ी इनका रोल रहा। गुप्ता एम्पायर अब इतना ही बचा था छोटा सा। गौड़ा एम्पायर ने इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया था आपका, कामरूप वगैरह, और आपका ये कामरूप तो बच गया था, कामरूप तो इस तरफ है, असम और मेघालय बच गए थे, ये बंगाल वाला लेकिन जो हिस्सा है पूरा गौड़ास ने कंट्रोल कर लिया था। उत्कल इंडिपेंडेंट अलग था एक, ठीक है। जो आज आपका उड़ीसा वाला रीजन है वो अलग रीजन था। तो इस तरीके से ये रीजन्स अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टीज आ गई थी यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे पुष्यभूति के राइज के बारे में, द राइज ऑफ पुष्यभूति और या वर्धन डायनेस्टी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी की जो टेरिटरी थी वो थी आपकी मॉडर्न डे थानेश्वर या थानेसर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड इट इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये ऑलरेडी इनिशियली एक रीजनल किंगडम थे, वो ग्रेजुअली एक्सपांड होते होते आजू बाजू की जो फिड्यूशरीज है उनके ऊपर टेक ओवर कर लिया इन्हें, जो गुप्ता एम्पायर की फिड्यूशरीज थी उनके ऊपर टेक ओवर कर लिया गया। अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड हर्षवर्धन, द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन द एंशिएंट पीरियड। इसलिए हम हर्षवर्धन को अलग से पढ़ते हैं, यही कारण है क्योंकि सबसे महान राजा इकलौते बचे थे आखिरी में। समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त टू के बाद अगर हम किसी को देखते हैं तो हम हर्षवर्धन को देखते हैं सीधे। अब हर्षवर्धन के बाद जो सबसे महान अगले राजा आएंगे वो सीधे आपके अलाउद्दीन खिलजी रहता है, ठीक है। इसके पहले जो बीच का फेस है इसमें राजा आते जाते रहते हैं, कोई इतने बड़े काम कोई नहीं करता है बीच में, ठीक है। सबसे मेन फिर इसके बाद या तो आप ये भी मान सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी आप मान सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान का। पर मोस्टली क्या होता है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विक्टर्स की बात होती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप जंगे लड़ेंगे और जीतेंगे उतनी ज़्यादा आपका नाम आप जो है ये सब चीज़ों में आएगा। तो ये होता था। ऑल्दो पृथ्वीराज चौहान वाज अ ग्रेट रूलर, पर बिकॉज ऑफ देयर डिफीट एंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ सल्तनत पीरियड, तो इस वजह से जो उनका इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हर्षवर्धन हो गए, पहले इनके राजा है आपके प्रभाकर वर्धन, मोस्ट पावरफुल अर्ली रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, फादर ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के पिताजी थे। टाइटल्स क्या थे इनके, परम भत्र का, महाराजा धीराज, ये इनके टाइटल्स हुआ करते थे प्रभाकर वर्धन के। डिस्क्रिप्शन इन हर्षचरिता, हर्षचरिता एक किताब है बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। उसमें इनके बारे में बताया गया है। रिफर्स टू हिम एज प्रतापशिला, प्रतापशिला है मतलब रॉक ऑफ करेज, प्रतापशिला। अचीवमेंट्स क्या थे प्रभाकर वर्धन के, तो स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ पुष्यभूति किंगडम, एक्सटेंडेड अथॉरिटी ओवर द नेबरिंग फ्यूडुशरीज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द डायनेस्टी। ये इनने काम किए।
जो हर्षा की फैमिली है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी पुष्यभूतिज और गौड़ास के बीच में, तो वहां पे हमें ये पढ़ जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन जो हो गए पिताजी हो गए आपके हर्षवर्धन के, ये रूलर हुआ करते थे थानेश्वर के। फिर राज्यवर्धन हो गए, बड़े भाई थे हर्षवर्धन के, एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षा। फिर राज्यश्री हो गई, ये बहन थी हर्षवर्धन की। और गृह वर्मन हो गए, ये जीजा जी थे हर्षवर्धन के। ये मुआखारी के राजा थे, मुआखारी रूलर ऑफ कन्नौज, हस्बैंड ऑफ राज्यश्री। ठीक है, तो हमें ये तीनों के बारे में जानना जरूरी है, राज्यवर्धन, राज्यश्री और गृहवर्मन, क्योंकि पूरी कहानी अब यहीं से रोटेट करेगी आगे। तो क्या हुआ था कि हर्षा को राजा बनना पड़ा, मात्र 16 साल की उम्र में हर्ष को राजा बनना पड़ा। ऐसा क्या हो गया था? तो इवेंट्स लीडिंग टू हर्षास सक्सेशन, कंफ्लिक्ट बिटवीन द मुआखारीज एंड द एनिमीज। पुष्यभूति इसकी डायरेक्ट कोई लड़ाई भी नहीं थी। अगर आप मैप देखेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला, तो ये पुष्यभूति हो गए आपके। मुआखारीज इधर कहीं रूल करते थे, ये इस रीजन में, ये मुआखारीज का रीजन। आप अब गुप्ता गुप्ता वाले जो रीजन है इसको भूल जाइए। अब यहाँ गौड़ा है, यहाँ कन्नौज है। अब ये इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई थी। यहाँ पे अभी इनका कोई हाथ नहीं है, ये बीच में आते इसलिए है क्योंकि इनकी बहन फंस गई है वहां पे। बहन की शादी हो गई मुआखारी राजा से और उसको किडनैप कर लिया गया, तो इसलिए इन्हें बीच में आना पड़ा। तो राजश्री वॉज मैरिड टू गृहवर्मन, द मुआखारी रूलर ऑफ कन्नौज। दिस मैट्रिमोनियल अलायंस स्ट्रेंथेंड द रिलेशन बिटवीन द पुष्यभूतिज एंड द मुआखारीज। मैं आपको अब ये लिटरली कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलेगी है, पर बताना जरूरी है, इससे आपको समझ में आएगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कि हर्षवर्धन को हम महान राजा क्यों मानते हैं। ठीक है, तो अटैक ऑन कन्नौज होता है, कन्नौज के ऊपर अटैक होता है। कौन करते हैं? देवगुप्त करते हैं। देवगुप्त कहाँ के राजा थे? मालवा के। हमने पहले ऑलरेडी देखा शशांक का, जब हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे ऊपर, तो देवगुप्त के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। तो देवगुप्त राजा थे मालवा के, और ये दोस्ती कर ली थी शशांक के साथ, जो कि गौड़ के राजा थे। और गौड़ के राजा ने शशांक के समर्थन की वजह से, देवगुप्त में इतनी हिम्मत थी कि उसने कन्नौज पे अटैक कर दिया, जब उसको पता था कि उसके पीछे पुष्यभूतिज भी खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी सिस्टर की वहां शादी हुई है तब भी। दे अटैक द मुआखारी किंगडम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसके, कि ग्रहवर्मन जो है उनको मार दिया जाता है। तो ग्रहवर्मन हु वाज अ मुआखारी रूलर वाज किल्ड एंड राजश्री वाज इम्प्रिजन्ड। राजश्री को अगवा करके जेल में बंद करके रख दिया इनने। अब राज्यवर्धन आते हैं, जो कि बड़े भाई हैं राजश्री और हर्षवर्धन के। ये बोलते मेरी बहन को क्यों ऐसे करके रखा आपने। कैंपेन अगेंस्ट देवगुप्ता, ये देवगुप्ता के अगेंस्ट मार्च कर देते हैं। तो राज्यवर्धन मार्च अगेंस्ट देवगुप्ता टू अवेंज ग्रहवर्मन्स डेथ एंड ही डिफीटेड देवगुप्ता। देवगुप्ता को वे हरा देते हैं, मार देते हैं देवगुप्ता को। ठीक है, अब लेकिन इसके बाद अभी भी बहन तो मिली नहीं है आपको, अब क्या होगा? तो मर्डर ऑफ राज्यवर्धन होता है। आफ्टर द विक्ट्री राज्यवर्धन वॉज ट्रेचरसली मर्डर्ड बाय शशांक। शशांक ने ये बोलने के लिए कि आपने अच्छा किया, ये तो ऐसे ही है देवगुप्ता, आपने अच्छा किया इसको मार के, उन्हें अपने पास बुलाते हैं और शशांक जो है राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई? अब आपके जो पिताजी हैं प्रभाकर वर्धन, ये बूढ़े हो चुके हैं। उनने सोचा था राजपाट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, राज्यवर्धन को। पर अब आप भी जा चुके हैं, बट एक छोटी बेटी है, उसको भी अगवा हुई। अब मेरा एक 16 साल का बच्चा बचा है बस, अब क्या किया जाए? तब भी, उस समय पे भी इनको जो है इनका राज तिलक होता है और ये राजा बनते हैं हर्षवर्धन। दिस क्रिएटेड सक्सेशन क्राइसिस इन द पुष्यभूति किंगडम एंड ओपन द वे फॉर हर्षास सक्सेशन। अब यहाँ मौका मिल जाता है हर्ष को राजा बनने का। तो सक्सेशन ऑफ हर्षा होता है 606 एडी में। फॉलोइंग द डेथ ऑफ राज्यवर्धन, हर्षा असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ द थानेसर in 606 AD. He was about 16 years old at that time of his accession. इमीडिएट चैलेंजेस क्या थे उनके पास? बहन को बचाना है, रेस्क्यू रजिस्ट्री फ्रॉम द कैप्टिविटी। और अब भाई किसी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, जीजा जी को मार दिया आपके, एक तो ऊपर से आपके जो बड़े भाई थे उनकी भी हत्या करवा दी, तो शशांक को सजा देनी है। ईगो पे आ गई है बात भैया साम्राज्य के पूरे। और द मर्डर ऑफ राज्यवर्धन और रिस्टोर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि इतनी लड़ाइयां हो रही थी तो अब स्टेबल एक इन्वायरमेंट की जरूरत थी डेवलप होने के लिए फिर से, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का भी इन्होंने दायित्व संभाला। राजश्री को बचाने जाते हैं ये। राजश्री मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट। राजश्री वहां से भाग जाती है इम्प्रिजनमेंट से अपने। और फिर विंध्य फॉरेस्ट है जो मध्य प्रदेश की तरफ दौड़ यानी आ पड़ते हैं ये लोग, क्योंकि वहीं देवगुप्ता ने ही उसको कैप्चर करके रखा था ना मालवा में, वहां से विंध्य फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। शी टुक रिफ्यूज इन द
forest of Vindhyas. Intending to commit self-immolation of Sati, she prepared to end her life. क्योंकि अब सती हमने देखा था पोस्ट गुप्ता पीरियड में काफी बढ़ गया था, ठीक है। हमने देखा था कि कैसे गोपराज जो कि आपके चंद्रगुप्त टू के एक गवर्नर हुआ करते थे, वो जब मर जाते हैं तो कुमारगुप्त के समय, सॉरी कुमारगुप्त टू के गवर्नर हुआ करते, कुमारगुप्त वन के गवर्नर हुआ करते थे गोपराज, जब वो मर जाते हैं तो उनकी पत्नी अपने आप को उनकी चिता पे झोंक देती है, ठीक है। तो हमने वो देखा था ईरन, जो आपका बोर इंस्क्रिप्शन है, ईरन बोर पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें हमने देखा था ये वही चीज जो है अब कंटिन्यू हो रही है। अब ये वैदिक धर्म का हिस्सा बन चुका है सती होना, और अगर आपके पति मर जाएंगे तो आप अपनी आहुति आपको देनी पड़ेगी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था। तो जो आपकी राज्यश्री हैं उनने भी आत्महत्या करने की या सती होने की कोशिश करी, पर हर्षा बचा लेते हैं इनको। हर्षा लोकेटेड एंड रेस्क्यूड हर बिफोर शी कुड डू सो। सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेंथन्ड हर्षास लेजिटिमेसी एंड प्रेस्टीज, मार्क द बिगनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर एज अ रूलर। पूरा ये सिनेरियो मदद करता है क्योंकि अब राजर्षि को बचा के वापस ले आए हैं अपने पास, तो ये उनकी ब्रेवरी दिखाता है कि किस तरह इन्होंने ये सब किया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट था, यहाँ पे शायद मिस हो गया लिखना मुझसे, कि शशांक की भी हत्या कर देते हैं फिर ये, है ना। यहाँ पे पूरा जो है आपका ये इनको बचाने के बाद, राजर्षि को बचाने के बाद, ही ऑल्सो किल्ड जो है शशांक। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हर्षा's accession to mark the rise of the most powerful ruler of North India after the Guptas, prepared the ground for the political unification of large part of North India and opened a new chapter in the history of early medieval India. जैसे मैं अगर आपको दिखाऊंगा, अगर पुष्यभूति ये है यहाँ पे, तो ये पूरा इतना हिस्सा इस तरीके से, ऐसे हिस्सा पूरा ये कंट्रोल कर लेते हैं, इतना बड़ा हिस्सा। नीचे हम मैप देखेंगे, ये है आपका पूरा हर्षवर्धन का एम्पायर। आप देख रहे हो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ इतना सा था, ये छोटा सा यहाँ पे बस, अब ये पूरे इतने बड़े एरिया में फैल चुका है। ओके, तो यहाँ ये है मेन कहानी आपकी, हर्षवर्धन राजा किस तरह बनते हैं, और यहाँ से यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया फिर से शुरू होता है। अब हम बात करेंगे, जो अब सही में बात करेंगे, अब हम हर्षवर्धन की जो आपकी वर्धन डायनेस्टी है और हर्षवर्धन का जो स्पेसिफिक पीरियड है उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे हर्षवर्धन की, किस तरीके से इनका रूल था, इनके टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और इकोनॉमी कैसी थी हर्षवर्धन के पीरियड की। पुष्यभूति डायनेस्टी में हर्षवर्धन पीरियड की जो इकोनॉमी वगैरह थी और एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात करेंगे। और जो हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर, लर्निंग, ये सब कैसा था आपका हर्षवर्धन के टाइम में। ओके, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वहां पे। तो यूनियन ऑफ थानेसर एंड कन्नौज। आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रहवर्मन द मोखारी ऑफ कन्नौज, रूलर ऑफ कन्नौज, हर्षा अज्यूम द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। अब जीजाजी तो खत्म हो गए, तो अब राज कौन करेगा? पुत्र वगैरह छोड़ के नहीं गए, बहन खुद घर पे बैठी है विधवा हो गया, तो अब क्या कौन राज करेगा? तो अपन ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो पहले एक छोटा किंगडम हुआ करता था पुष्यभूति, इनिशियली बोल रहा हूँ मैं, उसने एक बड़ा चंक कैप्चर कर लिया, ये वाला पूरा चंक उसने कैप्चर कर लिया, अपने हाथ में ले लिया पूरा चंक, ठीक है। द यूनियन कंसिडरेबली स्ट्रेंथन हर्षास पॉलिटिकल पोजीशन। अब आपके पास रिसोर्स आ गए और आपके पास पॉपुलेशन आ गई जो कि मिलिट्री में इनरोल हो सकती है, आपके पास वहाँ के जो संसाधन है पूरे आपके कंट्रोल में आ गए, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ऑब्वियसली अपने आप बढ़ गई। कन्नौज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड थानेसर एज द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पावर। अब थानेसर को रिप्लेस कर दिया था कन्नौज ने। कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट सेंटर था कि अब यहाँ पे ही से ही सब कुछ होता था। हर्षवर्धन ने भी बाद में जाके कन्नौज में ही अपना राज्य स्थापित किया था, जो मेन उनका कैपिटल था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, वो कन्नौज को ही बनाया था। शिफ्ट ऑफ कैपिटल, हर्षा शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है कन्नौज की? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों पड़ता है हम यहाँ भी देखते हैं। तो जब राष्ट्रकूट, पाला और आपके गुर्जर प्रतिहार की लड़ाई देखते हैं, जो ट्राईपार्टाइट हम जैसे स्ट्रगल कहते हैं, उसमें भी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, वो कन्नौज की ही लड़ाई थी, कन्नौज ही चाहिए था सबको, उसी की लड़ाई हो रही थी। तो इसका कारण क्या है, कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द फर्टाइल गंगा यमुना दोआब। सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्टाइल लैंड है, भरपूर अनाज उगता है और फ्लैट है पूरा का पूरा एरिया, कहीं पे भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, कहीं से भी कोई भी रिसोर्सेज लिया जा सकता है, ट्रांजिट पॉइंट बनाए जा सकते हैं। अगर एक जगह पे, जैसे अगर आप एक थोड़े से हाइट पे खड़े हो गए, अगर आप मान लीजिए 15-16 फुट पे खड़े हो गए, तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं,
200 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं अगर आप, इतना फ्लैट एरिया है। कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन रूट्स, इमर्ज एज द फोरमोस्ट पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंस है इसकी। असली में हम जो पढ़ेंगे वो ट्राइपार्टाइट में पढ़ेंगे, वहां पे हम पूरा 2 पेज डेडिकेट करेंगे इस बात को, एक कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कन्नौज की? कन्नौज बिकेम अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन अर्ली मेडिवल नॉर्थ इंडिया। ओके, अर्ली मेडिवल फेज चल रहा है, ये 9th सेंचुरी पे आ गए हैं अभी हम। ओके, द लेटर सेंचुरीज इट बिकेम द फोकस ऑफ द फेमस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। जो भी मैं बात कर रहा था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की, वो मेन कन्नौज की ही लड़ाई थी, कन्नौज के लिए ही लड़ रहे थे आपस में वो लोग। उसमें कौन कौन थे पार्ट? पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट, ये लोग उसमें हिस्सा लिए थे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में। लड़ाई चल रही थी, ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है, आपस में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपांशन किस तरह करते हैं हर्षा? तो अलायंस बनाते हैं ये भास्कर वर्मन से। भास्कर वर्मन कहाँ के राजा थे? आपके कामरूप के। कामरूप को मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर दिया है ये वाले पार्ट के बाद। जो हमारा ये लेक्चर, इसका अगला लेक्चर होगा, उसके बाद का जो लेक्चर होगा हमारा 31st जो लेक्चर होगा, वो पूरा हम कामरूप को करेंगे। छोटा पार्ट है पर बताना इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअली बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट पीसीएस वाला जो रीजन है आपका बंगाल का और असम वगैरह, वहाँ पे स्पेसिफिकली कामरूप का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए मैंने उसको अलग से एक छोटा चैप्टर बना के प्रेजेंट किया है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है ये आपके भास्कर वर्मन के साथ अलायंस बनाते हैं, एक दोस्ती करते हैं। किस लिए करते हैं? गौड़ा जो शशांक है उनसे लड़ने के लिए। अब अगर आपने एक चीज देखी होगी, मैप कहाँ गया इसका, ये रहा मैप, ठीक है। ओके, तो चाणक्य नीति अपनाते हैं, दोस्त का दुश्मन अपना दोस्त, ठीक है, सॉरी दुश्मन का दोस्त दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाला फंडा करते हैं। तो पुष्यभूतिज यहाँ पे है, कन्नौज तक आपने सेंटर घेर के रखा है, मैं वहीं तक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा रीजन हो गया पुष्यभूतिज का। ये आपका गौड़ हो गया, और ये गौड़ से लगा हुआ है अगला आपका, ये है कामरूप पूरा। तो इन्होंने इसके साथ दोस्ती कर ली ताकि इसके ऊपर अटैक किया जा सके यहाँ से, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये चीज चली। हर्षा formed an alliance with Bhaskar Varman, the ruler of Kamrup, Assam, to counter the growing influence of Shashanka of Goda. शशांक कहाँ के राजा थे? गौड़ के, जो बंगाल का हिस्सा है वहां के राजा थे। Significance: strengthened Harsha's position in Eastern India and isolated शशांक politically. उस रीजन में शशांक के लिए जो है भाई, क्योंकि इधर से ही प्रेशर आने लग गया आपके पास, जो ईस्ट साइड है आपका, जो कामरूप वाला रीजन है, और वेस्ट से तो कन्नौज जो है वो पुश कर ही रहा है, तो अब बीच में सैंडविच हो गए। नदन कैंपेन्स, अब इनने कुछ नॉर्थ में अपनी जो जंगें लड़ी वो किस तरीके से लड़ी, और इतना बड़ा एम्पायर जो बनाया, तो ये हर्षवर्धन ने ही बनाया, तो किस तरीके से बनाया उन्होंने? हर्षा ग्रेजुअली एक्सटेंडेड द अथॉरिटी ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। रेन रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल ओवर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान, गंगा यमुना दोआब, ये सारे रीजन्स इनने कॉन्कर करे पूरे के पूरे। बिहार और पार्ट्स ऑफ बंगाल भी, ठीक है। नेचर ऑफ कंट्रोल क्या था इसका? तो सम रीजन्स वर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड, जो आसपास के रीजन थे उनको डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता था, पर बाकी के जो थे, बाकी के जो आपके रीजन थे उन्हें हर्षा की सुजरानिटी जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ी, कि हाँ ठीक है, हम आपको जो है रेवेन्यू देंगे, लगान हम देंगे आपको, और ताकि आप हम पे अटैक ना करो, तो इस सुजरानिटी बोलते हैं इसे हम। तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ी, और ये ट्रिब्यूट पे करते थे, लगान देते थे उनको। कन्फ्लिक्ट किसके साथ है इनका? शशांक के साथ हुआ। ऑब्वियसली हमने जो देखा राजश्री वाला पूरा एपिसोड देखा वही वाला। तो राज्यवर्धन का मर्डर और एक्सपांशन ऑफ गौड़ा पावर इन ईस्टर्न इंडिया, तो इसलिए शशांक रिस्पॉन्सिबल था, तो हर्षा ने क्या किया? कंटिन्यू अपोज किया शशांक को, और भास्कर वर्मन के साथ इनने अपना अलायंस बना लिया था। और इसका आउटकम ये हुआ, शशांक्स डेथ, आफ्टर शशांक डेथ हर्षा एक्सटेंडेड हिज इन्फ्लुएंस ओवर पार्ट्स ऑफ बंगाल, क्योंकि अब उस तरफ भी हमारा एक दोस्त है कामरूप एम्पायर, तो उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ तक एक्सटेंड कर लो, कोई इशू नहीं है, हम पास पास आ जाएंगे। वाई हर्षा इज कॉल्ड द लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये एक बॉक्स में मैंने बनाया स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर मेंस में सपोज करिए एक क्वेश्चन आता है तो हम जवाब दे सकें। तो इनने क्या किया? यूनिफाई किया नॉर्थ इंडिया को आफ्टर गुप्ता एम्पायर। एम्पायर पहली बार यूनिफाई हुआ है। मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर अबाउट 4 decades।
जब तक उन्होंने राज किया 40 साल, तब तक उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखी उस रीजन में। पेट्रोनाइज रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चर, एंड आफ्टर हिज डेथ इन 647 AD नॉर्थ इंडिया अगेन फ्रेगमेंटेड इनटू रीजनल किंगडम्स। इनके जाने के बाद फिर से नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बट गया। हम गुर्जर प्रतिहारास का देखते हैं, पालास का देखते हैं, तो ये लोग अलग अलग छोटे राज्य इनने बना लिए, फिर डेवलप हुए और फिर बड़े राज्य बने हैं। सदर्न कैंपेन, साउथ की तरफ भी हर्ष बढ़ने की कोशिश करते हैं, नर्मदा की तरफ। तो हर्षा अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड हिज अथॉरिटी इनटू द डेक्कन, पर वहां पे कौन थे? अब वहां पे बैठे थे पुलकेशिन। पुलकेशिन टू है जो जो कि बादामी पे राज करते थे, चालुक्य राजा थे जो आपके, ठीक है, अर्ली चालुक्य राजा। बादामी जो थी अर्ली चालुक्य थी और लेटर चालुक्य, दो अलग अलग डायनेस्टीज है। तो अर्ली चालुक्यन राजा थे पुलकेशिन टू, ठीक है। पुलकेशिन टू ने क्या किया, ये एक तो सबसे महान राजा थे उस रीजन की, वो इसीलिए महान थे क्योंकि उन्होंने हर्षा को हराया, ठीक है। ये पुलकेशिन जब हम पढ़ेंगे वो चालुक्यन डायनेस्टी, तब हम देखेंगे उसमें कि पुलकेशिन टू महान इसलिए ही है क्योंकि उन्होंने हर्षा को हराया। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ अर्ली चालुक्य डायनेस्टी रूल फ्रॉम बादामी, ठीक है, बादामी से रूल करते थे, एंड कंट्रोल लार्ज पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो जब नर्मदा की तरफ, विंध्य माउंटेन क्रॉस करके नर्मदा की तरफ बढ़ रहे थे हर्षवर्धन, तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे नर्मदा की तरफ, दोनों नर्मदा वैली में आके टकराए। तो बैटल ऑफ नर्मदा कहा जाता है इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। क्या होता है, तो हर्षा एडवांसेस साउथवर्ड टुवर्ड्स द डेक्कन एंड हिज एडवांस वाज चेक्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा। इसका रिजल्ट ये होता है कि पुलकेशिन टू जो है ये आराम से हर्षा का जो इन्वेजन है उसे रोक देते हैं, और हर्षा जो है वो डेक्कन को कॉन्कर नहीं कर पाते इस कारण। इसका एविडेंस कहाँ मिलता है हमें, तो पुलकेशिन टू का एक प्रशस्ति है, उनकी भी यूयोलॉजी है, लिखी किसने है, रवि कीर्ति जी ने लिखी है, ठीक है। तो अहिहोल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसे, अहिहोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय रवि कीर्ति, अ प्रशस्ति ऑफ पुलकेशिन टू, यूयोलॉजी, ठीक है। प्रशस्ति है, ये तारीफ करी गई है पुलकेशिन टू की रवि कीर्ति के द्वारा इस अहिहोल इंस्क्रिप्शन में। अहिहोल इंस्क्रिप्शन एक्चुअली में कहाँ पे, ये एक मंदिर है मेगुती जैन टेम्पल, यहाँ पे एक ये मंदिर है, मंदिर में एक बड़ा सा पैनल है, दीवार है, उसके ऊपर ये प्रशस्ति लिखी गई है। दिस रिकॉर्ड्स पुलकेशिन टू's विक्ट्री ओवर हर्षा। और ये क्या सिग्निफाई करता है लेकिन अब हमें, तो एस्टेब्लिश द नर्मदा रिवर एज द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन हर्षाज एम्पायर इन द नॉर्थ एंड चालुक्य डोमिनियन इन द डेक्कन। उस समय ये डिसाइड हो गया था कि अब नर्मदा जो है अब ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करेगी। वैली के उस तरफ वाला हिस्सा हर्षवर्धन का, और इस तरफ वाला हिस्सा जो है चालुक्यन किंगडम का। एक्सटेंट ऑफ हर्षास एम्पायर, कहाँ तक फैला हुआ था हर्षा एम्पायर, हमने देखा कि कहाँ कहाँ तक उन्होंने कॉन्कर किया, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मगध तक कॉन्कर कर लिया था उन्होंने, और बंगाल तक भी आ गए थे क्योंकि शशांक को हराया था। रीजन अंडर द इन्फ्लुएंस और अलायंस, कौन से रीजन इनके इन्फ्लुएंस में आते थे। अब शशांक को हरा दिया तो आपका बंगाल हो गया, कामरूप क्योंकि दोस्ती है आपकी भास्कर वर्मन से, और कुछ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स जैसे मैत्रकास वगैरह हो गए जो इन्हें ट्रिब्यूट देने लग गए थे। मैत्रिकास हो गए, रायस हो गए, राय होते थे आपके जो सिंध और आपका गुजरात वाला रीजन है, वहाँ पे राय हुआ करते थे, तो वो लोग भी इनके फिड्यूशरी बन गए और इनको ट्रिब्यूट देने लग गए। जैसे ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे ये लोग इनको ट्रिब्यूट देते थे, फिर आपके इधर के रीजन वाले ये लोग देते थे, तो ये लोग इन्हें लगान देने लग गए एक तरीके से। फॉरेन रिलेशन कुछ देखने को मिलता है हमें क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए भारत के इस समय। तो डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट से जाता है, जो टैंग डायनेस्टी थी चाइना की, हान डायनेस्टी हमने पढ़ी थी गुप्ता के टाइम पे, यहाँ पे इस समय पे टैंग डायनेस्टी, सॉन्ग डायनेस्टी, सबसे पहले सॉन्ग आई थी, सॉन्ग डायनेस्टी के बाद आपकी हान आई थी, हान डायनेस्टी के बाद अब टैंग डायनेस्टी चल रही है वहाँ पे। तो टैंग डायनेस्टी जो है उसके साथ अच्छे फ्रेंडशिप वाले रिलेशन बनाए थे इनने, एंड एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस टुक प्लेस बिटवीन द टू एम्पायर्स, और ह्यूसा गए थे इस समय पे ही। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम हर जगह देखेंगे ह्यूसांग ने क्या बोला हर्षा के एम्पायर के बारे में, और हर जगह लगभग हर जगह आता है, और हर जगह बहुत बार प्रीलिम्स से बहुत फेवरेट थीम है ये यूपीएससी की प्रीलिम्स में देने की, ह्यूसांग के बारे में। ह्यूनसांग या शॉन्जांग, शॉन्जांग भी बोलते हैं ना, या ह्यूनसांग बोल सकते हो आप, एट हर्षास कोर्ट। तो शॉन्जांग स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग हर्षास रेन। रिसीव रॉयल पैट्रोनेज एंड प्रोटेक्शन,
सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये दिखाता है हमें इंडिया चाइना कल्चरल और रिलीजियस रिलेशन से, और बुद्धिज्म का स्प्रेड भी दिखाता है, क्योंकि नालंदा ही पढ़ने आए थे बेसिकली शॉन्जांग, तो उसका आपको इम्पोर्टेंस दिखाता है। अगर आपको, मैं वैसे अब अभी तक शॉजांग बोल रहा था, मैं ह्यूसांग बोलूंगा क्योंकि ह्यूसांग ही कॉमनली यूज हुआ था है आपके एनसीईआरटीज में, तो ह्यूसांग बोलना ज़्यादा बेटर है आप। लेकिन याद रखिएगा ह्यूसांग एंड शॉजांग बोथ आर द सेम पीपल। ओके, टाइटल्स क्या थे? हर्षवर्धन क्या टाइटल यूज करते थे? तो महाराजा धीराज यूज करते थे, जो ऑब्वियसली सभी करते थे। फिर परम भद्र का, ये अपने जो पिताजी के दोनों टाइटल है वही वाले यूज करते हैं, और एक इनने यूज किया था शिलादित्य, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है हर्षवर्धन के लिए, शिलादित्य, फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स। शिलादित्य का मतलब होता है सूर्य, यानी सूरज की तरह चमकने वाला पत्थर जो होता है उसे शिलादित्य कहते हैं, हीरा हीरा टाइप बोल सकते हैं, तो शिलादित्य ये नाम इनने रखा था अपना टाइटल। थोड़ी सी हम एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जो है, हमारा वो वाला पार्ट खत्म हो गया जहाँ हम रूलर डिस्कस करते हैं, अब हम यहाँ से फीचर्स डिस्कस करेंगे। मेजर फीचर्स जो है ज़्यादातर मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करूंगा मैं, पर मैंने क्योंकि सोचा कि अगर ये चल ही रहा है और ये आपका कम पेजेस में खत्म हो रहा है, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करके एक नॉर्मल लेक्चर बना दिया जाए, तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और बाकी के जो फीचर्स है आपके, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिल जाएंगे, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। मैं वहाँ पे भी एक बार स्टार्टिंग में बता दूंगा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है, तो आप उस हिसाब से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, नेचर कैसा था उसका? तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, एफिशिएंट था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पर्सनली सुपरवाइज करते थे अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स को। फ्रीक्वेंटली ट्रैवल थ्रू आउट द एम्पायर टू इंस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लार्जली बेस्ड ऑन द गुप्ता मॉडल, कुछ नया एकदम नहीं लेकर आए थे, जो गुप्ता मॉडल चल रहा था उसी को फॉलो किया जा रहा था। And compared to the Guptas, Harsha's administration was more feudal and more decentralized. हमने देखा था कैसे मौर्यन एम्पायर जो था वो सेंट्रलाइज था आपका, तो गुप्ता एम्पायर में उसे थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, प्रोविंसेस बांट दिए गए भुक्तिस के थ्रू। और अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूडलिज्म पीक पे है अपना, सरकार के पास लैंड कम है, अब गवर्नमेंट और स्टेट के पास लैंड कम है और लोगों के पास ज्यादा लैंड है। ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स रिड्यूस द डायरेक्ट रॉयल कंट्रोल ओवर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनको टैक्स फ्री दे दिया जाता था, अब तुमको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर जो उगाना है होगा। ओके, राजा के कर्तव्यों की बात करते हैं थोड़ी, कि हर्षा एज अ किंग उनके कर्तव्य वगैरह क्या हुआ करते थे। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री अफेयर्स, जस्टिस एंड रेवेन्यू। ये सब की चीजें बिना किंग के परमिशन के कुछ नहीं हो सकता था इसमें। पर किंग की कुछ ड्यूटीज भी होती थी कि पर्सनली लुक्ड आफ्टर स्टेट अफेयर्स, ये देखना पड़ेगा आपको, कंडक्टेड टूर्स, सुपरवाइज्ड ऑफिशियल्स, मेंटेन कॉन्टैक्ट विद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेड मिलिट्री कैंपेन्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है? दैट डिस्पाइट इंक्रीजिंग फ्यूडल टेंडेंसी, द किंग रिमेन द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज भी नहीं था और पूरी तरीके से सेंट्रलाइज भी नहीं था। मेजर जो कंट्रोल है आपका मिलिट्री वगैरह हो गया, जैसे रेवेन्यू हो गया, ये अभी भी राजा के अंदर आ रहा था। बस बाकी लोगों को बोल रहा तुम कलेक्ट करो, तुम राज करो या तुम कलेक्ट करो, और ये तुम्हारा अधिकार है इस जमीन पे, अपने हिसाब से इसे, अगर तुमको खेत बनाना खेत बनाओ, आपको वाटर पार्क बनाना है तो आप वाटर पार्क बनाओ, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है आप कुछ क्या करना है वो लैंड के साथ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा देखने को मिलता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी हर्षा की। हर्षा की ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे बना के रखे थे, जो उसे असिस्ट करते थे कि किस तरीके से जो आपका राज्य है उसको आपको चलाना है। तो हर्षा वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स वर नोन एज अमात्य और सचिव। अमात्य बोला जाता था मिनिस्टर्स को, या सचिव बोला जाता था। फंक्शंस क्या थे इनके, अमात्य और सचिव के? तो असिस्टेड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइज ऑन मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स, एंड हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग रॉयल पॉलिसीज। अब यहाँ पे एक लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी, तो आप ये करेंगे खुद। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी सिर्फ इसमें नाम है और आपको नाम याद रखना है, रट्टा मारना है, नाम याद रखना है। ठीक है, मोस्टली जो है सारे के सारे सेम है जो हमने गुप्ता में पढ़े थे। अब कुछ नए हैं, जैसे आपके यमासिती एक नए हैं, तो सुप्रिटेंडेंट होते हैं रॉयल हरम के आपके, और पथी ये सुप्रिटेंडेंट होते हैं मिलिट्री बैरक्स के। तो ये कुछ ऐसे नए अभी आए हैं इसमें, बाकी तो सब सेम ही है। महासंघ संधि विग्रह विग्रहाधिकृता, ये एक आपके हो गए, जो आपके हरिसेना जो थे उनने वो भी
जो आपके हरिसेना थे उनको भी ये उपाधि मिली थी, आपको याद होगा अगर हमने गुप्ता में जब पढ़ा था। उसके बाद फिर आपके कुमार अमात्य की पोजीशन भी मिली थी उनको, इस तरीके से उपारिका भी थे ऐसे। ये सारे मोस्टली जो आपके गुप्ता पीरियड से ही आए हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हुआ करते थे, कुछ वही वाले होते थे मोस्टली जो कि आपने गुप्ता पीरियड में देखा। क्या देखा था हमने? भुक्ति प्रोविंस हो गई, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, पेठा यहाँ पे एक नया देखने को मिलता है हमें जो कि सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज ऑफ ग्रुप है। वहां पे क्या होता था? वहां पे विथी होता था, विथी गुप्ता पीरियड में। यहाँ पे क्या है? पेठा, पेठा यहाँ पे पेठा या पेठ, ठीक है। ये आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, ग्रुप ऑफ विलेज या ग्राम, ग्राम आपका विलेज बन जाता है। कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इनहेरिटेड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस क्या मिलता है हमें देखने को, उसकी बात करते हैं। जैसे विलेज जो है आपका, विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज अफेयर्स वर मैनेज्ड बाय लोकल अथॉरिटीज एंड विलेज हेडमैन, ठीक है। एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्टेट फंक्शन। जो मोस्टली कंट्रोल था वो गांव से ही किया जाता था और हेडमैन जो है ये सारी चीजें कंट्रोल करता था वहां का। ग्राम का क्या होगा? ग्रामीणी, ठीक है, याद रखेंगे आप। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी हमें देखने को मिलती है, हमने ये देखा था कि मॉडर्न टाइम से अब हमें हर जगह मोस्टली स्टैंडिंग आर्मी ही देखने को मिल रही है। तो स्टैंडिंग आर्मी थी, तो कैवलरी में आपके 1 लाख घोड़े और एलिफेंट आपके पास 60,000 थे, तो बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। इसका मतलब मैंने आपसे एक बार कहा था कि एक हाथी कम से कम 200 लोगों के बराबर होता, तो अगर 60 हाथी थे तो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो करीब आपके पास 12 लाख की फौज है। enabled Harsha to maintain control over a vast empire and help suppress rebellions and conduct military campaigns। इसमें मदद करी, इस तरीके से जो हर्षवर्धन का एम्पायर है वो फैलता चला गया। आर्मी के क्या फीचर्स थे? तो वही आपका चतुरंग बल, ठीक है, कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट कॉर्प्स, जो चतुरंग बल में हमने पढ़ा था। कैवलरी की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने गुप्ता पीरियड में देखा था कि आर्चर जो है, धनुष चलाने वाले, जो घोड़े पे बैठ के धनुष चलाते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। हमने मिलिट्री में देखा था, गुप्ता मिलिट्री में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैवलरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द आर्मी एंड एसेंशियल फॉर रैपिड मिलिट्री कैंपेन्स। और एलिफेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर एंड यूज एक्सटेंसिवली इन वॉरफेयर। थोड़ा हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर और न्याय जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन क्या थी कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था लॉ एंड ऑर्डर। ये जो है आपके ह्यून शांग जो है ये लिखते हैं अपनी किताब में। उनकी किताब का नाम क्या था? सीयू की, ठीक है। राइटर कौन है इसके? ह्यून शांग। ह्यून शांग ने अपनी किताब सीयू की में ये सारी चीज़ें लिखी है। तो लॉ एंड ऑर्डर वॉज नॉट इफेक्टिव एज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड ह्यून शांग रिकॉर्ड्स दैट ही वॉज रॉब्ड सेवरल टाइम्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन इंडिया, ठीक है, ये भी लिखते हैं वो अपने किताब में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इंडिकेट्स वीकनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सम रीजन्स एंड रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब पकड़े नहीं जा रहे, चोरी करके भाग गए लोग, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है जो सेंट्रल आपका जो जिसके हाथ में कमांड दिया हुआ हो वो भी मिला हुआ हो साथ में, या वो नहीं चाहता हो कि इन लोगों को कोई तकलीफ हो। पनिशमेंट्स, तो पीनल लॉज जो थे वो सीवियर थे, अधिक यानी जो दंड के अधिकारी होते थे उनको बहुत कठोर दंड दिया जाता था। रॉबर्स के हाथ काट दिए जाते थे। उस तरीके का जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है वो इस तरीके का था उस समय। टू डिटर द क्रिमिनल एक्टिविटीज थ्रू हार्श पनिशमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स इंडिकेटिंग फ्यूडलिज्म। अब हमने देखा था कि भैया लैंड ग्रांट जो है बढ़ गए थे आपके गुप्ता पीरियड में, और यहाँ पे भी हमें वो देखने को मिलता है कि फ्यूडलिज्म चरम पे अपने आ चुका है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। यानी एंशियंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, मेडिवल में तो और ज्यादा है, पर मनसबदारी सिस्टम जब आता है तब तो बहुत ज्यादा हो जाता है फ्यूडलिज्म। लेकिन अभी यहाँ पे जो आपको एंशियंट इंडिया है उसमें ये अभी सबसे ज्यादा फ्यूडलिज्म चल रहा है इस समय पे। अब ये पोजीशन आ चुकी है कि अब स्टेट जो है उसके पास कम लैंड है और जो बाकी लोग हैं, जो आपकी जनता है, उसके पास ज्यादा लैंड है। तो हर्षा's एडमिनिस्ट्रेशन displayed increasing feudal tendencies due to growing practice of land grants। लैंड ग्रांट देने की वजह से ये चीजें बढ़ गई। हम आगे एक लैंड ग्रांट का फ्यूडलिज्म का पूरा एक टॉपिक कवर करेंगे, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या लैंड ग्रांट हुआ करते थे, क्यों दिए जाते थे और उसका कारण क्या होता था। कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम गुप्ता और हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर क्या था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का? सेंट्रलाइज था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज था आपका हर्षा के टाइम में। लैंड ग्रांट्स ये मोस्टली रिलीजन के लिए दिए जाते थे। अब यहाँ पे रिलीजन और ऑफिशियल जो है सैलरी वगैरह भी देनी है तो दे दिया लैंड ग्रांट।
फ्यूडल एलिमेंट यहाँ पे बहुत लिमिटेड थे गुप्ता पीरियड में, थे लेकिन बहुत कम थे, यानी इतने ज्यादा नहीं थे। पर यहाँ पे थे, यहाँ पे हर दूसरा आदमी आपका फ्यूडल लॉर्ड था एक, जो कि दूसरों को दबाने की कोशिश करता था, टैक्स वसूलने की कोशिश करता था। यहाँ पे ये सीन हो गया था। रॉयल टूर्स लेस एविडेंट, कम दिखाई देते हैं कि राजा महाराजा दूर दराज घूमने जा रहे हैं, देखकर आ रहे हैं कि क्या हो गया समस्या, लेकिन हर्षा के टाइम में हमें काफी दिखते हैं रॉयल टूर्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है आपका, यहाँ पे भुक्ति और वैश्य सिस्टम है वहां पे जो चल रहा है गुप्ता पीरियड में, और यहाँ पे सेम चला, सेम तरीके से कुछ चेंज चीज हुई, जैसे हमने देखा पेठा चेंज हुआ है, विथि की जगह पेठा आ गया, तो ये सारी कुछ चीज चेंज हुई। अब सोर्सेस क्या मिलते हैं हमको हर्षा के रूल के, जो ये पूरा हमने पढ़ा, तो ये रूल है जो ये किस तरीके से हमने डिस्कवर किया कि इस तरीके से हर्षा का एम्पायर काम करता होगा, तो हम उसकी बात करते हैं थोड़ी। तो एक है आपका हर्ष चरित्र, एक किताब है बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है। इसमें कोर्ट में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, रॉयल मिनिस्टर्स, रॉयल टूर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, ये सब की बातें हुई है। अगला है आपका सीयू की, जो हमने बुक ऊपर डिस्कस करी थी, ह्यून ने लिखी है ये। इसमें इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इनके बारे में बात करी है। फिर बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये हमें अवेलेबल है, आप मिलता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये यूपी में है बांसखेड़ा आपका, और ये लखनऊ में रखा गया है, स्टेट म्यूजियम ऑफ लखनऊ, यहाँ पे रखा हुआ है। तो लैंड ग्रांट, रॉयल ऑर्डर्स, ऑफिशियल टाइटल्स दैट बियर्स हर्षा सिग्नेचर, मैं हर्षा के सिग्नेचर अगर आपको दिखाऊंगा। ये हर्षा का सिग्नेचर है, ठीक है, ये हर्षा का सिग्नेचर है, ये यहीं की बात हो रही है, बांसखेड़ा में ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जीनोलॉजी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात होती है। हमें ये बोला जाता है कि हर्षवर्धन जो है ये राज्यवर्धन के भाई हैं, ये इसमें लिखा गया है बांसखेड़ा में, ठीक है। फिर एक मधुबन में मिलता है हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये भी यूपी में है, ठीक है। और फिर आपको सोनीपत में एक सील मिलती है, सोनीपत यानी आप आपका हरियाणा में वापस, जहाँ पे इनकी मेन थानेश्वर कैपिटल हुआ करती थी, सोनीपत वाला रीजन। यहाँ पे भी आपको जीनोलॉजी मिलती है पुष्यभूति डायनेस्टी की, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं कुछ। नालंदा में एक सील मिली है हर्षा की, इसमें ये नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखी गई है, यहाँ पे रॉयल अथॉरिटी और डायनेस्टिक इन्फॉर्मेशन की बात होती है। फिर अहियोल इंस्क्रिप्शन और रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन टू के आपके कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, उन्होंने लिखी थी एक अहियोल में इंस्क्रिप्शन लिखा है उन्होंने। तो ये मेगुती जैन टेम्पल जो मैंने कहा था, ऊपर मेंशन भी किया था मैंने कि मेगुती जैन टेम्पल करके जगह है, वहाँ पे एक दीवार है, वो पैनल, दीवार के पैनल के ऊपर ये प्रशस्ति लिखी हुई है। इट रिकॉर्ड्स पुलकेशिन्स टू विक्ट्री ओवर हर्षा, एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ हर्षास पॉलिटिकल पावर, शो करता है कि हाँ एक राजा हुआ करते हैं हर्ष नाम के, तो एक एविडेंस है बस ये एक। कॉइन्स मिलते हैं हर्षी के कुछ सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, ये बहुत सारी जगहों पे मिले हैं, तो इसमें रॉयल टाइटल्स, रिलीजियस अफिलिएशंस, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये सारी देखने को मिलती है हमें। ये आपका मैप है हर्ष के टाइम का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा मैप इनने अपना रीजन जो है, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया था, यहाँ तक पूरा एरिया। ये नर्मदा क्रॉस नहीं कर पाती, आपकी नर्मदा जा रही है, इसको क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब जो फ्यूडलिज्म है उसका ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। हम इतने बार पढ़ लिया कि लैंड ग्रांट्स की वजह से इतना कुछ कुछ, तो होता क्या है फ्यूडलिज्म बेसिकली, इस सिनेरियो में क्या फ्यूडलिज्म। तो हर्षा के रेन में हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, कहाँ पे, एक रिलेटिवली सेंट्रलाइज गुप्ता सिस्टम, नॉट टू मच सेंट्रलाइज, वहां भी लैंड ग्रांट्स वगैरह दिया जाता था, पर अभी भी जो कंट्रोल था मोस्टली इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द किंग। पर अभी यहाँ पे जो कंट्रोल है वो थोड़ा छूटने लग गया था, लूज होने लग गया है हर्षा के टाइम पे। द फ्यूडल पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द अर्ली medieval इंडिया, expansion of land grants became a foundation of the feudal structure that dominated Indian polity for several centuries. The increasing power of local grantees and fiduciaries was one of the most significant development in of this period. जो आपका पावर का इंक्रीज हुआ है इस पीरियड में, वो मोस्टली इसी वजह से हुआ है, ग्रांटीज के पास इतनी अथॉरिटी आ गई कि जिनको ग्रांट किया गया लैंड, कि वो अब वो कुछ भी कर सकते थे वहाँ पे। ओके गाइस, अब थोड़ा इस समय फ्यूडलिज्म कैसा था वो देख लेते हैं हम, ठीक है। ये मैंने कहा था ना फ्यूडलिज्म के बारे में एक डिटेल डिस्कशन जो है हमारा, वो यही है एक्चुअली। तो इंट्रो तो हमने देख लिया। अ सिस्टम इन विच लैंड वाज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड अदर सर्विसेज, पूजा करवा दी, लैंड दे दिया, किस मिलिट्री में किसी सहायता ले ली, लैंड दे दिया, या फिर आपने फिर किसी को एक अच्छी पोजीशन पे रखा,
तो आपने बोला कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, मैं आपको एक पर्टिकुलर लैंड होल्डिंग दे देता हूँ, आप वहाँ पे ही अपना एग्रीकल्चर वगैरह करिए, लेकिन सर्विसेज आप मुझे दीजिए। तो इस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड्स। एक और इसका रीजन क्या था पता है, कि जैसे ट्रेजरी कम होने लग गई है। हमने देखा था कि गुप्ता पीरियड के टाइम जो वॉर हुआ हुना से, और अभी इस समय पे भी, पुष्यभूति के समय भी, अभी ये कंटिन्यूस वॉर के ही सिस्टम में है। हर जगह इनको लड़ना ही है। अलग अलग आपके जो अलग अलग आपके अलग अलग डायनेस्टीज हैं, वो आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं। तो इतना पैसा नहीं है जेब में, ठीक है। अब पैसा जेब में नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, तो एक काम करता हूँ, अगर मुझे किसी की सर्विस चाहिए तो मैं उसे लैंड दे देता हूँ, अगर मेरे हाथ में वो लैंड होल्डिंग है तो। ओके, ओके गाइस। तो इसके बाद जो हमारा अगला है वो है लैंड ग्रांट सिस्टम। किस तरीके के लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे, हम ये वाली बात करेंगे। तो लैंड ग्रांट्स वर मेड टू, ब्राह्मण्स को दिया जाता था, प्रीस्ट को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे, टेम्पल्स को दिए जाते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए जाते थे फॉर देयर सर्विसेज, फिडुशरीज को दिया जाता था टू रूल ओवर देम एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो इस तरीके से बांटा जाता था इन्हें। ऑफिशियल्स एंड लैंड ग्रांट्स का सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि हमें पहले नहीं मिला। पहले हमें जो दिखा भी है वो ये दिखा है कि ब्राह्मणों को दान दे दिया या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दान दे दिया। यहाँ पे हम देखते हैं ये एक सिनेरियो उत्पन्न होता है, यहाँ पे डेवलप होता है एक सिनेरियो, कि अब मैं अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनको दे दे रहा हूँ लैंड, ताकि वो मुझे अपनी सर्विसेज रेंडर कर सके। ठीक है, तो एक ये नई नई चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ऑफिशियल्स वर इंक्रीजिंगली कंपनसेटेड थ्रू लैंड असाइनमेंट्स रेदर देन कैश सैलरीज। जैसे हमने बात करी, कैश नहीं हुआ करता था इतना, क्योंकि लड़ाई हो रही थी, तो इतना रिसोर्सेस थे ही नहीं कैश जमा करके रखने के। और गोल्ड वाला जो सिस्टम है वो भी अब कम होने लग गया था। गोल्ड कॉइन्स फिर से जो है, मैंने कहा था गुप्ता पीरियड वाज द पिनेकल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अब वहां से फिर डिक्लाइन शुरू हो गया गोल्ड कॉइन्स का। A major indicator was the rise of feudalism, reduce the dependence of officials on the king. अब आपने इनिशियली तो दे दिया लैंड, लेकिन अब जो है आप इसका कुछ कर नहीं सकते हो लैंड का। दिक्कत यह है, आपने लैंड दे दिया ऑफिशियल को, और ऑफिशियल को बोला ये टैक्स फ्री लैंड है, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। तो अब ऑफिशियल के पास, उसने बोला कि ऑफिशियल खेती कर रहा है वहाँ पे जो लोग पेजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं उनसे टैक्स ले रहा है, वो खुद वेल्दी हो रहा है। तो अब उसके पास क्या रीजन है कि वो राजा की बात सुने। तो यहाँ से जो कंट्रोल है आपके हाथ में, जो सेंट्रल कंट्रोल था, वो भी लूज होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे टाइप का आपका जो लैंड ग्रांट है वो ब्रह्मदेय है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्रह्मदेय, पर यहाँ पे भी एक पॉइंट है तो हम बात कर लेते हैं उसकी। लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है, और ये एग्जम्प्ट होता है टैक्सेस से, इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था ब्राह्मण्स को। इनकरेज टू स्प्रेड द ब्राह्मणिकल कल्चर, जब वो वेल्दी होंगे, प्रीस्ट वगैरह वेल्दी होंगे, तो वो और प्रमोट कर पाएंगे इस एक्टिविटी से, कि हमें रोज खाने कमाने का जो झंझट है उससे दूर हटके अब वो अपने जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो आपका ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को आगे बढ़ाने की जो चीज है, वो चीजें कर पाएंगे। हेल्प स्टैब्लिश सेंटर्स फॉर लर्निंग एंड रिलीजियस एक्टिविटीज एज वेल, ठीक है, मंदिर बने, फिर आपके जो गुरुकुल है, आश्रम है, ये सब डेवलप हुए इसी कारण हुए। एक आपका लैंड होता है अग्रहारा, इसमें इंटायर विलेज और लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को दे दिए जाते हैं कि आपको पूरा पूरा ये पट्टा आपका, इसका आप केयर कीजिए। ग्रांटीज enjoyed revenue rights, tax exemptions and various administrative privileges, increase the economic power of Brahmins. ऑलराइट, जैसे अगर आपने ये मान लीजिए अश्वमेध यज्ञ करवाया या कोई बड़ा रिचुअल करवाया, तो आप एक बड़ा लैंड का हिस्सा ब्राह्मण्स को दान में दे देते थे उस समय पे। एक होता है आपका देवदान या देवोत्तर, ये क्या होता है, ये टेम्पल्स को या भगवान को दान दे दिया जाता है। अभी भी हम आज के टाइम पे भी देखते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी है जो, उनके हाथ में कितना बड़ा कमांड है लैंड का। ओके, इस तरीके से लैंड जो था डोनेट कर दिया जाता था कि ये मंदिर के नाम का ट्रस्ट है और इसके नाम का ये लैंड है, या भगवान के नाम का ही जमीन है ये। कंतारा अगर आपने देखी होगी तो उसमें बोलते हैं ये जो जंगल है भगवान का है, ठीक है, देव का है, उसमें देव बोला है भगवान को। तो कंतारा मूवी में हमें ये देवदान का एग्जाम्पल मिलता है। राजा की जान बचाई वहां पे, ठीक है, तो राजा ने बोला ये आज से जो पूरा जमीन है, पूरा इलाका है यहाँ के आदिवासियों का, और ये देव का है इलाका पूरा, और आदिवासी यहाँ पे रह सकते हैं, हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो ये हमने कांतारा मूवी में देखा था, और वही होता है देवदान या देवोत्तर। रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड फाइनेंस टेम्पल मेंटेनेंस, रिलीजियस सेरेमनीज एंड टेम्पल स्टाफ। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, the king no longer exercised direct control over all revenue resources. Revenue was often collected by fiduciaries, land grantees and local officials. अब जो राजा है उसके पास एक कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी नहीं है जो कि
खुद घर घर जाए और टैक्स कलेक्ट करे। तो उसने अपने फिड्यूशरीज जो उसके सामंत है उन्हीं को बोला, या फिर उन लोगों को बोल दिया जो उस पर्टिकुलर लोकल रीजन में जो काम करते हैं, आपके जो ग्रांटीज है जिनको लैंड ग्रांट किया गया है, कि तुम लोग ही कलेक्ट करो, मुझे उसमें से हिस्सा दे देना, राजा ने ये बोला, और बाकी जो बचेगा वो तुम रख लेना। तो इस वजह से भी जो है कंट्रोल जो है हाथ से लूज हो गया। अब वो वहां पे उसके पास टैक्स आ रहा है 100 रुपए का, वो यहाँ पे आके दे रहा है 20 रुपए, बाकी 80 रुपए उसके पॉकेट में जा रहा है। तो ये इशू चालू हो गया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कहाँ कहाँ बंटता था, तो राजा के बीच में चला जाता था, और राजा के पास और फिड्यूशरीज के पास। तो ये कम, इनका परसेंटेज जो है वो कम हो गया, और इनका परसेंटेज जो है वो बढ़ गया। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये अब एक टेबल है, यही जो जितने हमने दान देखे हैं वही वाले सबके सब है, ठीक है। तो ब्रह्मदेय, अग्रहारा, देवदान वगैरह देख लिया हमने। एक धर्मदेय और धर्मोत्तरा भी होता है, ये रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, ओके, ताकि ये वो वाली एक्टिविटीज कर पाए, दान धर्म वाली। कि मान लीजिए रैन बसेरा बना दिया, लोगों के रहने की जगह बना दी कुछ लोगों की, या बाढ़ में अगर कोई, या जैसे कोई नए आपके लोग आए, कोई दूसरे धर्म के लोग आए, तो कॉन्ग्रीगेशन वगैरह करवा दिया। तो इस तरीके का ये धर्मोदय भी किया जाता था। तो ये हमने ये 3-4 टाइप के देख लिए, ओके। अब इसके फीचर्स क्या है फ्यूडलिज्म के, इससे हुआ क्या, तो इंटरमीडियरीज बढ़ गए राजा और प्रजा के बीच में। जहां प्रजा से पहले डायरेक्ट पैसा मेरे राजा यानी अपने राजा के पास आना चाहिए था, ट्रेजरी में आना चाहिए था सीधे, अब बीच में बहुत सारे लोग बढ़ गए। एक आदमी ने, जो राजा है, राजा ने मान लीजिए एक बड़े जो ब्राह्मण है, बड़े प्रीस्ट है, उनको एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अब जो प्रीस्ट है, क्या वो अपने आप पूरा का पूरा जो चीज है उसको कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। वो अपने आगे और 2-3 लोगों को दान में दे देगा कि भैया तुम भी देख लेना, थोड़ा सा, थोड़ा तुम भी देख लो। वो लोग जो है वो थोड़े और 2-3 लोगों को दान में दे देंगे कि तुम लोग भी देख लो यार। तो लैंड ग्रांट्स जो है वो डिवाइड होते चले गए आगे जाके। और इस वजह से जो है बीच में जो आपके बिचौलिए हैं, जो इंटरमीडियरीज है, वो बहुत सारे हो गए। तो प्रजा से राजा के बीच में अगर 100 रुपए आने हैं, तो राजा के पास आखिरी में आके 10,000 रुपए या 15 रुपए ही पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है यहाँ पे। New groups emerged between the king and peasants. Revenue and administrative functions increasingly passed into the hands of local elites. जैसे मैंने बोला कि इनने इनको दिया, इनने आगे और बढ़ा दिया, तो वो भी एलिट बन गए, उस गांव का एक एलिट बन गया। एक और अगर मान लीजिए जैसे हेडमैन है गांव का, उसको अधिकार चला गया, अब वो एलिट बन गया, क्योंकि वो भी एक कट रख रहा है अपने पास थोड़ा सा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया इसकी वजह से, राजा के पास जो अधिकार थे मेन जो रेवेन्यू लेने के, वो कम हो गए। Local grantees exercised considerable control over their territories. Officials became less dependent on the king, and local powers gained greater autonomy. हेरिडिटरी टेंडेंसीज जो है आपकी वो बढ़ गई। अब जो आदमी कलेक्ट कर रहा था पैसा, अब उसका जो बेटा आएगा वो कलेक्ट करने लगेगा पैसा। अगर किसी प्रीस्ट को ग्रांट में मिली है जमीन, तो अब जो उसका बेटा आएगा वो जमीन कंट्रोल करने लगेगा। इस तरीके से हेरिडिटरी जो टेंडेंसीज वो बढ़ने लगी। मैनी ग्रांट्स ग्रेजुअली बिकेम हेरिडिटरी। अब ये आगे जाके कौन सा सिस्टम बन जाता है, या आपका भविष्य में जाके मनसबदारी सिस्टम बन जाता है मुगल्स के टाइम में, और सुल्तानत के टाइम में इक्तादारी बन जाता है। अंग्रेजों के टाइम में यही सिस्टम जाके जमींदारी बन जाता है। सेम सिस्टम है, अलग अलग नाम है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सब डिपेंडेंट क्या है, लैंड रेवेन्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट है सारी चीजें। वीकनिंग ऑफ रॉयल अथॉरिटी, तो रॉयल अथॉरिटी जो है वो वीकन होने लग गई इस कारण से। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब पावर आ गई, तो सेंट्रल पावर जो है वो कमजोर पड़ गई। लार्ज लैंड होल्डर्स एक्यूमुलेटेड वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, एंड मैनी बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट रूलर्स। ऑलराइट। और इसी के बाद जैसे फिर हम और देखते हैं आगे कि और नए नए राज्य जब है, हर्ष के जाने के बाद फिर और नए राज्य डेवलप होना शुरू होते हैं इस रीजन में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा है इसका। तो पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि एक्सपांशन ऑफ कल्टीवेशन एंड न्यू एरियाज, और जंगलों को काटा गया। अगर दान में दे दिया गया, मान लीजिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता था, जो ऑलरेडी जंगल था, या मान लीजिए बैरन लैंड था, उसको भी कल्टीवेशन में लाया गया इरीगेट कर करके। ब्राह्मणिकल कल्चर का फैलाव हुआ, क्योंकि इन लोगों के पास ही स्ट्रेंथ है, इन लोगों के पास ये पावर आई कि ये अपनी जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के लिए दे सके, तो लोगों को इनकी बात सुननी पड़ी। सपोर्ट टू टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिकॉज दे गेन द पावर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। इनको भी अलग अलग जो जगह है वो दान दे दी गई। आपने अभी जैसे देखा अग्रहारा में या देवदान वगैरह में, तो इनको भी दान मिल गया बहुत सारा लैंड का। तो ये भी अपनी पावर एग्जर्ट करने लगे एक तरीके से, और सपोर्ट मिला इस चीज़ का कि भैया एक टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए मुझे राजा के ऊपर या वहाँ से अगर कुछ दान दक्षिणा आती है उस पर डिपेंड नहीं करना है। मैं खुद अपना टेम्पल, अपना खुद फील्ड्स को जो है वो इरीगेट वो करवा सकता है, फ्लो करवा सकता है, हार्वेस्ट करवा सकता है, और उसका जो रेवेन्यू है उससे अपना जो है भरण कर सकता है।
एनकरेजमेंट टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, अब इतनी शक्ति आ गई जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास कि वो खुद ही ऑपरेशनल अपने आप ही बन गया, उसे हर चीज सेंट्रल अथॉरिटीज को बताने की जरूरत नहीं थी। पर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे कि रिडक्शन होता है स्टेट रेवेन्यू में। ऑब्वियसली जब तक पहुंचेगा ही नहीं तो ट्रेजरी में पैसा आएगा नहीं, और ट्रेजरी में पैसा नहीं आएगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा आपका। ग्रोथ ऑफ पावरफुल इंटरमीडियरीज हु लेटर started making their own empire and started acting as independent rulers of that particular place. Weakening of royal authority, कंट्रोल लूज हो गया आपका पूरा का पूरा। इंक्रीज बर्डन ऑन पेजेंट्स इन सम रीजन्स, जैसा कि मैंने बोला कि भले ही राजा से आपकी बात हुई है कि आपको मान लीजिए हर 100 किलो पे यानी भाग देना है आपको 1/6 का, लेकिन तुम मांग रहे हो पेजेंट से 1/3, ठीक है, लगभग 33% मांग रहे हो, जबकि बात हुई है 12.5% की, तो ये गलत हो गई ना बात। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो बढ़ गया पेजेंट के ऊपर। एनकरेज पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, वही वाला पॉइंट है ये, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है हमें, इशू क्या हुआ है इससे, प्रॉब्लम क्या हुई और सिग्निफाई क्या करता है कि ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ हर्षाज एज। फ्यूडलिज्म जो इतना स्टार्ट हुआ था हमारे गुप्ता पीरियड से, वो अपने राइज पे यानी टॉप पे था हर्षा के टाइम पे। इस समय इतना ज्यादा फ्यूडलिज्म हो गया था कि स्टेट के पास जो आपका लैंड बैंक है वो कम पड़ गया था और प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स के पास ज्यादा हो गया था। मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू अर्ली मेडिवल इंडिया, यहाँ से एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है हमें। अब ये अर्ली मेडिवल इंडिया बोला जाता है अब इस पीरियड को, ये 9th सेंचुरी 8th सेंचुरी के बाद की बात है ये। ओके, helped shape the political and economic structures of the succeeding centuries and explains the increasing decentralization visible after decline of Harsha's empire. हर्षा के जाने के बाद काफी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इंडिया में। ओके गाइस, अब है आपका ये इकोनॉमी, रेवेन्यू सिस्टम। ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म तो हम पढ़ चुके ऊपर ही, ठीक है, तो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे उसको इतना। तो इकोनॉमी और रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं। तो ह्यून सांग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ह्यून सांग की एक इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें जो हर्षा के रेवेन्यू सिस्टम काम कैसे करते हैं। बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को स्टडी किया था। ह्यून सांग ने, वो काफी टाइम यहाँ पे रुके थे और उन्होंने काफी स्टडी किया था इस चीज को। हिज अकाउंट हाईलाइट्स बोथ द रेवेन्यू सिस्टम एंड द ग्रोइंग फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। और एक इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें, हमने ऊपर डिस्कस करे थे इनको, कि बांसखेड़ा और मधुबन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें, जो कि हमें एविडेंस देते हैं कि भैया लैंड ग्रांट सिस्टम किस तरीके से था और इसका अरेंजमेंट क्या था, किस तरीके से दिया जाता था, किस तरीके से वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ये सारी बातें ये दोनों बांसखेड़ा और मधुबन इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी कैसी थी हर्षवर्धन के टाइम पे, एग्रीरियन, लैंड डिपेंडेंट थी पूरी की पूरी मोस्टली। और जो था ये प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का। लैंड ग्रांट्स जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है आपका। लैंड ग्रांट्स आपने दे दिया, वहां से अगर टैक्स आ रहा है या आपका रेवेन्यू आ रहा है या लगान आ रही है या भाग आ रहा है, ये सब ही आपका टैक्स रेवेन्यू अब यहीं से आ रहा है। ट्रेडिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अब आप एक छोटे एम्पायर हैं और आजू बाजू हर तरफ से लड़ाइयाँ चल रही है। तो अगर मैंने आपका एम्पायर क्रॉस भी कर लिया तो मैं अगले एम्पायर में एंटर नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे बाहर तक जाना है, और या अगर कर भी पाऊंगा तो मुझे हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस भरने पड़ेंगे। तो ये एक इशू था। द इकोनॉमी विटनेस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडलिज्म ओइंग टू द एक्सपेंशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, ये वाली बात हमने जो बात करी थी वही था। इकोनॉमिक लाइफ शोड बोथ कंटिन्यूटी फ्रॉम द गुप्ता पीरियड एंड साइंस ऑफ इंक्रीजिंग डिसेंट्रलाइजेशन। गुप्ता पीरियड के कुछ कुछ एलिमेंट्स थे, पर अब ये दिख रहा था हमें कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जो लैंड है अब वो पर्टिकुलरली एक असेट बन गया है, प्राइवेट असेट फॉर सम एलीट काइंड ऑफ पीपल, एंड इट वाज नॉट, अब यानी स्टेट के हाथ में इतना अब वो उसका स्टेट अब से इतना कंट्रोल नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर जो है बैकबोन थी उस समय की, एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो गाँव में रहते थे और कल्टिवेशन पे ही डिपेंडेंट थे। कल्टिवेटर्स जो बोलते हैं कि ह्यून सांग ने जो बताया कि शूद्रास जो है वो थे प्राइमरी आपके एग्रीकल्चरलिस्ट इस समय पे। बाकी लोग जो है अपना काम कर रहे थे, आपके क्षत्रिय राजपाट और लड़ाई ये लड़ाई या जंग वगैरह ये सब देख रहे थे। प्रीस्ट अपने प्रीस्टली काम कर रहे थे, पढ़ाने का काम या यज्ञ वगैरह कराने का काम या मंदिर में पुजारी का काम, क्योंकि अब मंदिर डेवलपमेंट भी हो गया था पोस्ट गुप्ता में, हमने ये देखा। और आपके जो वैश्य हैं ये आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में लगे हुए थे। तो अब ये जो है शूद्रों के हाथ में चली गई थी कि अब एग्रीकल्चर करने का काम मोस्टली शूद्रास का है। मोस्ट पेजेंट्स एंड कल्टिवेटर्स बिलोंग टू लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और इनको क्या है, दबाना भी बहुत आसान था उस समय पे, क्योंकि जो मोनोपोली थी लैंड के ऊपर वगैरह ये सब आपके एलिट्स और नोबल्स के ऊपर थी, और ये मोस्टली अपर थ्री वर्णास के ही लोग हुआ करते थे।
तो जो शूद्रास हैं उनके ऊपर अपने रूल्स इम्पोज करना या अपने हिसाब से उनसे टैक्स कलेक्ट करना या उनसे विष्टी वगैरह करवाना, फोर्स लेबर करवाना, बॉन्डेड लेबर करवाना, ये बहुत आसान था। रेवेन्यू क्या दिखता है हमें एग्रीकल्चर से कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज द चीफ बेसिस ऑफ टैक्सेशन। और किंग को क्या मिलता था? भाग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, भाग मिलता था। ये कुछ टाइप के टैक्स होते थे, भाग्य, हिरण्य, बलि, तो ये टैक्स भरना पड़ता था उन लोगों को। ठीक है, अगला है आपका क्राफ्ट्स एंड आर्टिसंस। तो अर्बन प्रोडक्शन जो है ये इसका भी कुछ रोल बनता है आपकी इकोनॉमी में। और हैंडीक्राफ्ट जो है इसका जो है काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मेजर आर्टिसन ग्रुप कौन से हैं इस समय पे? मेटल वर्कर्स, पॉटर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स, स्टोन वर्कर्स, ये मेजर आर्कियोलॉजिकल सॉरी आपके आर्टिसन ग्रुप है यहाँ पे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सपोर्टेड बोथ लोकल कंजम्पशन एज वेल एज रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड की बात हो रही है आसपास में, लेकिन फॉरेन ट्रेड की बात नहीं हो रही है। रोल ऑफ ब्राह्मण्स इन द इकोनॉमी। ब्राह्मण्स का क्या रोल बनता है इकोनॉमी में? अब हमने देखा कि किस तरीके से यज्ञ वगैरह हुए तो बड़े बड़े लैंड के जो पट्टे हैं वो दान दे दिए गए ब्राह्मण्स को। कोई भी रिचुअल हो रहा है तो अब सेक्रीफाइसेस हो नहीं रहे हैं, दक्षिणा के रूप में आप लैंड ले लीजिए, ये हो रहा है। बड़ी जो पोस्ट है अमात्य की, सचिव की, महामात्र वगैरह जो थी, महामात्र तो अब थी नहीं जैसे, लेकिन महाभोजिका वगैरह हो गई, ये ब्राह्मण्स के हाथ में थी। इनको दे दिए गए कि भैया आप लोग सर्विस के बदले लैंड रख लीजिए। तो इनका जो रोल है इकोनॉमी में काफ़ी डाइवर्स और काफ़ी नया और काफ़ी चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। इकोनॉमिक प्रिविलेज था इनके पास कि वेल्दी ब्राह्मण्स कंट्रोल एक्सटेंसिव लैंड ग्रांट्स एंड मेनी ब्राह्मण्स रिसीव ब्रह्मदेव और अग्रहारा ग्रांट्स। इनको इस तरीके दान दिए जाते थे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेट हो गया पूरा का पूरा लैंड का जो है वो ब्राह्मण एलिट्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो गया पूरा का पूरा लैंड। एंड दिस इनहेंस द इकोनॉमिक एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स। अब इनके हाथ में इतना कंट्रोल आ गया कि अब ये अपने हिसाब से चीज़ें चला सकते थे, इन्हें पूरी तरीके से अब जो है स्टेट के ऊपर या राजा के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। अपने हिसाब से टैक्सेस लगा सकते थे, अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते थे, अपने हिसाब से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सकते थे, ये कुछ भी कर सकते थे अब उस लैंड पे। एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन का मैं ये यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम बनाया है मैंने। आप इसको जैसे अगर कोई मेंस हम लिख रहे हैं, फ्यूडलिज्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है, हर्षवर्धन के टाइम फ्यूडलिज्म कैसा था और गुप्ता पीरियड से किस तरह हर्षवर्धन का पीरियड अलग था, तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत सही रहेगा ये। तो गुप्ता इकोनॉमी से हर्षास इकोनॉमी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं और यहाँ से फिर हम अर्ली मेडिवल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो गुप्ता इकोनॉमी में हमें क्या दिखता है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रेवेन्यू सिस्टम दिखता है हमें गुप्ता इकोनॉमी में। लेकिन जब हर्षा इकोनॉमी में आते हैं तो यहाँ पे लैंड ग्रांट का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप अर्ली मेडिवल में आते हैं तो ये इकोनॉमी पूरी तरह से फ्यूडल हो जाती है। सेंटर अब यहाँ कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, सेंट्रल मिलिट्री को छोड़कर कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है। सेंट्रल का बस अब इतना कंट्रोल है कि मेरे को मेरा टैक्स ऑन टाइम चाहिए, मेरे पास कोई लैंड नहीं है, लैंड सब तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे मेरा टैक्स चाहिए क्योंकि मेरे को ये आर्मी संभालनी है और ये आर्मी ही तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर गुप्ता पीरियड में क्या होता है? सैलरीड ऑफिशियल्स होते थे, कैश पैसा कैश में दिया जाता था क्योंकि ट्रेजरी के पास कैश था एक्सपेंड करने के लिए। और जब हम हर्षा के टाइम पे आते हैं तब ट्रेजरी के पास वो पैसा नहीं हुआ करता था, तो लैंडेड ऑफिशियल्स हो गए उस समय। अगर आपको सर्विस चाहिए किसी ऑफिशियल की तो आपको उनको लैंड देना पड़ता था। और मेडिवल में यही जो लैंडेड ऑफिशियल्स हैं ये फ्यूडल लॉर्ड्स में बदल जाते हैं। अब ये काम नहीं कर रहे हैं स्टेट के लिए, लेकिन अब इनके पास बहुत सारा लैंड है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने इतना बड़ा लैंड का एक पूल कलेक्ट कर लिया और अब इस पे एग्रीकल्चर करवा रहे हैं। गुप्ता इकोनॉमी में हमें डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन देखने को मिलता है, जबकि हर्षास इकोनॉमी में इंटरमीडियरी लोग जो हैं बहुत सारे हो जाते हैं आपके स्टेट और पेजेंट के बीच में। और वहीं पे अगर हम देखते हैं जब अर्ली मेडिवल इंडिया आता है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो जाता है और भी नीचे जो है वो ब्यूरोक्रेटिकली हो जाती है चीज़ें। अब यहाँ से आपको एक एक करके पैसा आगे बढ़ाते जाना है धीरे धीरे धीरे। This transition is one of the key reasons why historians consider Harsha's age as a bridge between the ancient India and the medieval India. ठीक है, समझे आप? ओके। कॉइन्स की कुछ बात कर लेते हैं कि हर्षवर्धन के कॉइन्स कैसे मिले। तो मोस्टली जो कॉइन्स हैं आपके ये गोल्ड है, कुछ सिल्वर के भी हैं और कुछ कॉपर के भी हैं। चल रहा है वही सिस्टम, पर मुझे जहां तक आइडिया है ये एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन उस समय क्या हुआ था, अब जो है डिक्लाइन शुरू हो गया था ट्रेड का भी इंडिया में। जो पिनेकल था, पिनेकल मतलब होता है जीनत, जीनत यानी हाइट। ट्रेड की सबसे अच्छा दौर, गोल्डन पीरियड जो था वो आपका गुप्ता पीरियड था। ठीक है, उसके बाद गोल्ड कॉइनेज का भी जो स्टैंडर्ड गोल्ड पीरियड, गोल्डन पीरियड था वो भी आपका गुप्ता पीरियड था। अब यहाँ से डिक्लाइन ही होगा। तो ऑल्दो इनने कुछ पब्लिश करे हैं, गोल्ड कॉइन इनके भी हैं वर्धन डायनेस्टी के, लेकिन सबसे ज्यादा जो है अभी हमने यहाँ पे जो नोटिस करा है वो सिल्वर में है, जिनपे चेहरा वगैरह हर्षा का बना हुआ है।
ठीक है। तो गोल्ड कॉइन मिलते हैं कुछ हमें, और इनके ऊपर कुछ टाइटल लिखे हुए हैं कॉइन्स के ऊपर, जैसे क्या महाराजा धीराज परम भद्र का शिलादित्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है, ये हमें कॉइन से ही मिला है ये वाला टाइटल। मैनी गोल्ड कॉइन्स डिपिक्ट द किंग स्टैंडिंग एंड ऑफरिंग ऑब्लेशंस एट एन अल्टर इंडिकेटिंग रॉयल अथॉरिटी एंड रिलीजियस डिवोशन। जो आप आहुति देते हैं यज्ञ में इस तरह से, ठीक है, वो करते हुए दिखाया गया है राजा को कुछ कुछ सोने के सिक्कों में। ये है जैसे, ये इसमें ये आहुति दे रहे हैं महाराजा, ये सोने के सिक्के हैं इनके। नहीं सॉरी, ये लक्ष्मी वाला सिक्का है, ये माता लक्ष्मी बैठी हुई है, वो वाला सिक्का है ये। ठीक है, विष्णु लक्ष्मी है ये बैठ के वहां पे पूजा चल रही है। सम कॉइन्स पोर्ट्रे सीटेड गॉडेस जनरली आइडेंटिफाइड एज लक्ष्मी सिंबलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड डिवाइन लेजिटिमेसी। इसका मतलब क्या होता है कि वैष्णविज्म इतना डेवलप हो गया था कि अब विष्णु जी की एक पत्नी भी ऑब्जर्व होने लग गई थी। विष्णु पुराण जो है वो पूरी तरह लिखा जा चुका है, और हमें जो है, हम जब माता लक्ष्मी की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है हिंदू पैंथियन में, तो वो हमें जो सबसे पहले दिखाई देता है वो हमें दिखता है मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण में ही आपका जो ये वाला भाग है जिसमें कुर्मा अवतार आता है, यानी जो दूसरा अवतार था आपके भगवान विष्णु का, कुर्मा अवतार जो कछुए वाला था, और सागर मंथन होता है वो वाला अवतार हमें देखने को मिलता है। और मत्स्य पुराण में पहली बार ऑब्जर्वेशन हुआ था माता लक्ष्मी का, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो उसी में से निकली थी। जो आपका ये चल रहा था समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें से ही माता लक्ष्मी निकली थी, और तब उन्होंने चूज किया था विष्णु को एज हर पैरामोर, एज हर हस्बैंड, तब उन्होंने उन्हें चूज किया था। तो हमें वहां देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जर्वेशन है, जो वार्तालाप वाला, हमने अगर आपने एक सीरियल आता था विष्णु पुराण करके दूरदर्शन पे बहुत पहले, अगर उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो उसमें एक वार्तालाप वाला सिस्टम दिखाया, यानी भगवान विष्णु इज टॉकिंग टू माता लक्ष्मी। तो वो जो कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है कि बात हो रही है आपस में एक दूसरे से, ये जो हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, ये हमें ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें मतलब उस समय पूरी डेवलप हो चुकी थी, अगर माता लक्ष्मी यहाँ डिपिक्ट हो रही हैं तो। द लेजेंड्स ऑन द कॉइन्स आर इंस्क्राइब्ड इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज वाज संस्कृत। ब्रह्मी अभी भी चल रही है, ठीक है, अभी रीजनल लैंग्वेजेस इतनी डेवलप नहीं हुई है, ब्रह्मी अभी भी काम कर रही है। हर्षास कॉइनेज शो कंटिन्यूटी विद द न्यूमिस्मेटिक ट्रेडिशंस ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में जिस तरीके से आपके हर राजा का चेहरा दिखाना, और अश्वमेध टाइप कॉइन्स, और आपके अल्टर वाले कॉइन्स, और आपके शिव और विष्णु वाले कॉइन्स, ये वाले जो दिखते थे, यही वाले कॉइन्स जो थे वही चल रहे थे, वही ट्रेडिशन चल रहा था। The comparatively limited number of coins suggests that the economy was increasingly moving towards the land grants and feudal arrangements. समझे आप, ये बोल रहा था मैं कि जो सिक्के हैं वो इतने कैश वाला पैसा बचा ही नहीं। ये मान लीजिए अब मुझे कुछ भी सर्विस करनी है तो मैं अब लैंड दे रहा हूँ, यार तुम थोड़ा सा लैंड रखो, मेरा ये काम करो। तो यहाँ पे सिक्के जो हैं बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। तो ये कुछ सिक्के हैं, इस तरीके के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए आप, ये भाषा में लिखा हुआ है, ये वैसे नगरी है ये, ठीक है, ये आपकी जो है ब्रह्मी नहीं है, नगरी भाषा है, नगरी लिपि है, मतलब भाषा संस्कृत नगरी लिपि है। ये माता विष्णु, ये विष्णु और ये माता लक्ष्मी ये दिखाए गए हैं यहाँ पे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था इनके समय पे, जो हमने देखा लैंड ग्रांट वाला सिस्टम था, ठीक है। मोस्टली लैंड रेवेन्यू रिमेन द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। एग्रीकल्चर था मोस्टली, और टैक्स जो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से वही आता था। फोर फोल्ड डिवीजन था रेवेन्यू का, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ह्यून सांग के हिसाब से जो स्टेट है उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो स्टेट का रेवेन्यू है उसे। पहला पार्ट क्या था, एक्सपेंडिचर ऑफ द किंग एंड रॉयल हाउस होल्ड, के राजा और उनका परिवार किस तरीके से खर्च कर रहा है, क्या खर्च कर रहा है, उसका एक अलग भाग था। सेकंड पार्ट था आपका स्कॉलर्स और लर्निंग के लिए, एजुकेशन में पैसा देना, या किसी को बुला के लाना, कोई बड़े लॉरेट को या कोई बड़े टीचर को अपने जो कैबिनेट वगैरह में रखते थे उनको जो पैसे देने, उसके लिए एक अलग भाग था। फिर थर्ड पार्ट क्या था, सैलरीड इंडाउमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, जो काम काज कर रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, तो एक भाग उसके लिए रखा था। और एक फोर्थ पार्ट था जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए रखा था, दान धर्म के काम करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, प्रजा को खुश करने के लिए जो रखा जाता था भाग, एक भाग वो था। तो ये चार भाग हुआ करते थे उस समय पे। ओके, ये हमारा वही वाला पार्ट है ऊपर वाला जो रिपीट हो गया है, तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है पूरा का पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। गलती से यहाँ पे एक बार रिपीट हो चुका है, नोट्स के जब वो चल रहा होगा, डेवलपमेंट चल रहा था नोट्स का, तो शायद ऊपर नीचे हो गया कुछ कुछ, तो ये आप अवॉइड कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, ये भी वही है पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है, तो इतना पेज आपका वेस्ट हो गया है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर मैं ये जब नोट्स अपलोड करूंगा तब मैं इन्हें चेंज कर दूंगा इस पार्ट को, पर ये पढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी कवर हो गया है, ठीक है। भाग्य हिरण्य और बलि के बारे में हमने देख लिया था, ये भी वो एक टेबल बना हुआ था ऊपर, तो ये वाला भी पार्ट हो चुका है हमारा। और इकोनॉमिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग, ये हमने नहीं देखा था, ये अभी देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो ह्यूनसांग डिस्क्राइब करता है इंडिया को एक प्रॉस्पेरस कंट्री के रूप में, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में वो बोलते हैं कि ये सब्सटेंशियल बहुत अच्छा एग्रीकल्चर सिस्टम था इंडिया का, और ट्रेड एंड अर्बन लाइफ जो है ये अच्छे से फ्लरिश हो रही थी, और इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे वो अच्छे से डेवलप हो रहे थे इस रीजन में। लिमिटेशंस क्या थी, ये भी ह्यूनसांग ने लिखा है कि लिमिटेशंस भी थी इस पीढ़ी की कुछ, जहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके से खराब भी होती है कुछ तरीके से, कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे जो बटे हुए थे, जहाँ जो इन्होंने दिखाया कि इतना सब कुछ हो रहा था, तो कहीं कहीं पे ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी थे। आपके पास लैंडेड आपकी प्रीस्टली क्लास थी, तो अनलैंडेड आपके पास पेजेंट क्लास भी थी, ठीक है। वेल्थ वॉज कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग नोबल्स, ब्राह्मण्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स, और पेजेंट्स के पास कुछ नहीं था। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है ये खत्म होता है। आई एम सॉरी अबाउट दिस कि ये आपका चीज़ रिपीट हो गई, ये आपके जो मैं नोट्स आपको दूंगा उसमें ये चीज़ नहीं आएगी, उसमें से यह चीज़ें हटा दूंगा मैं, ओके। तो दैट्स इट फॉर दिस। जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें वी विल फोकस ऑन द आर्ट, आर्ट एंड कल्चर, लर्निंग, एजुकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, और हम इस बारे में बात करेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ है। उसमें भी थोड़ा फ्यूडलिज्म का थोड़े बहुत एलिमेंट्स होंगे, लेकिन मैंने उसमें इतना रिपीटिशन नहीं आएगा, ठीक है, मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। एंड सो दैट वी आर डन फॉर दिस लेक्चर, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप ये सब अच्छे से देख सकें, मुझे मोटिवेट कर सके कि मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं। बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं वीडियोस, क्लिक हो रहे हैं वीडियोस पे, पर कन्वर्जन इतने नहीं है। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्या कारण है उसका, उसका फीडबैक भी आप मुझे दे सकते हैं, प्लीज़, आई रियली वांट दैट। आप ज़रूर ज़रूर ये चेक कर लीजिए कि आपको जो नोट्स मिल रहे हैं अगर वो कंपेरेबल है किसी और इंस्टीट्यूशन के। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरे नोट से पढ़िए, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से ही पढ़िए, लेकिन आपको क्या है ना, ये चीज़ समझने में इसलिए इशू नहीं होगा अगर आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो, कि आपको इधर से उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा कि मैंने कुछ यहाँ पढ़ लेता हूँ मैं तो कुछ मैं कहीं और पढ़ लूंगा, या अगर मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो मेरा कोई पार्ट मिसिंग हो जाएगा, या शायद वो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं होगा। आज के टाइम पे भी जो पेपर आ रहा है उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है स्टैटिक का, जो स्पेसिफिकली हम बोलते हैं, वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। वो बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं, इसलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और मैं वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, और मैं वही फैक्ट्स लेकर आता हूँ ताकि आप ये चीज़ें समझ सकें, ठीक है गाइज। तो विद दैट हम अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप प्लीज़ ये नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, मैं अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद पक्की तरीके से, ताकि जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो अच्छे से चल, यानी फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाए, तो मैं वो कर दूंगा 100%। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। And thank you for joining me. Thank you for watching this lecture. I will see you in the next one where we will discuss some other features of the Harshvardhan period. Okay then, till then, मस्त रहो, पी के पढ़ो, खुश रहो, और बिल्कुल टेंशन मत लो। I'll see you. Bye.